हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर इस सेट प्रैक्टिस जो कि स्पेशल सेट प्रैक्टिस चलता है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में फ्रेंड्स हर दिन की भांति और हर सेट प्रैक्टिस की भांति बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी पीटी मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों के लिए, रेलवे और अन्य एसएससी के एग्जाम के लिए यह सेट प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं उसका रिवीजन आप अगर लगातार करते रहते हैं तो आने वाला एग्जाम और आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होगा वो निश्चित तौर पर क्लियर होते जाएगा। तो आप इसको निश्चित तौर पर रिवीजन के तौर पर कम से कम देखने का जरूर प्रयास कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे लिखने का प्रयास कीजिए। ये सेट नंबर 35 है। अगर इसका टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। वहां से हमसे आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट जुड़कर और पीडीएफ का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जो अलग से भी सेट प्रैक्टिस हम डालते हैं, एक्स्ट्रा सेट प्रैक्टिस जो एनसीईआरटी का होता है, कलेक्शन क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वो सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकते हैं जो केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इस 65 नंबर सेट प्रैक्टिस का। इसके पहले अगर केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर किया कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ पहुंच सके, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम है जो इसे शेयर करके और हमें बढ़ावा दे सकते हैं, हमें और ऐसे कंटेंट डालने के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लगातार देखते हैं तो उसके लिए लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पहले नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान देंगे कब स्थापित किया गया है, तो ध्यान देंगे कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75वें स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त 2022 में मनाया गया और इसी के अवसर पर यह म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। जबकि यह क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और पूछेगा, देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहां खोला गया है? किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोला गया है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रेस्टोरेंट्स ऑन व्हील्स किस रेलवे स्टेशन पर खोला गया है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो ये आसनसोल रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोला गया है। तो रेस्टोरेंट यहां पे लिखेंगे, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोला गया है आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो कि 632 मीटर कहां बनाया गया है? ये क्वेश्चन पहले भी हम दे चुके हैं। तो ये जो बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, ये बनाया गया वियतनाम में। देश का पहला कांच ब्रिज जो कि 632 मीटर ऊंचा है, लंबा है, ये बनाया गया है वियतनाम देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन, यहां पे करना चाहिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो राजीव कुमार हाल ही में भारत के नए निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। और ध्यान रखेंगे ये किस स्थान के मुख्य निर्वाचन होंगे? तो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे भारत के। इनका कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो कब तक रहेगा ये भी ध्यान रखेंगे। तो इनका कार्यकाल जो होगा वह फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीत लिया है? इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप का बैडमिंटन खिताब अपने नाम कर लिया है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड होता है और ध्यान देंगे इंडोनेशिया के साथ फाइनल मुकाबला हुआ था जो कि 3-0 से इंडोनेशिया को हरा दिया। भारत ने 3-0 से इंडोनेशिया को हराया, ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन किस देश में किया गया है ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में इसका आयोजन किया गया था। थाईलैंड के
बैंकॉक, बैंकॉक शहर में इसका आयोजन किया गया था, आयोजन इसका किया गया था और पहली बार भारत जीता है। थॉमस कप जो है वो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? ध्यान देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है वो एक कविताओं का संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, इनके लिए इनको इस कविता संग्रह के लिए, गीतांजलि कविता संग्रह के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में, जो कि भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था 1913 ईस्वी में। गीतांजलि का अर्थ की बात करें तो यह भी समझेंगे, गीतों का उपहार इसका शाब्दिक अर्थ होता है। गीतों का उपहार इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्लियर। अब ये किस भाषा में लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो गीतांजलि जो है मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो पहले याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था। तो ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब ध्यान देंगे, साइमन कमीशन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत जो आया था वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। जबकि चौरी चौरा हत्याकांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। पूना पैक्ट की अगर बात करें तो यह पूना पैक्ट या पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। जबकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो भी ध्यान रखेंगे तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह घटना घटी थी। तो ध्यान देंगे कि घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो इसमें से कौन सा घटना आ गया जिसके तुरंत पहले ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के जस्ट पहले, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से जस्ट पहले यह घटना हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 ईस्वी में किया। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे कि इन्होंने गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। क्लियर। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी आए दक्षिण अफ्रीका से भारत और इसी साल अहमदाबाद के कोचरब, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, वो भी ग्रुप डी के क्वेश्चन में, महात्मा गांधी ने कोचरब नामक स्थान पर जो कहां स्थित है, जो स्थित है आपका गुजरात में, कोचरब नामक स्थान पर, गुजरात में कोचरब स्थित है। तो कोचरब नामक स्थान पर, गुजरात के कोचरब नामक स्थान पर इन्होंने साबरमती नामक आश्रम की स्थापना किया था। अब ध्यान देंगे, यह आश्रम 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हो गया। तब से साबरमती आश्रम यह कहलाने लगा। क्यों? क्योंकि साबरमती नदी के किनारे यह स्थापित हो गया था 1917 ईस्वी में। यह स्थानांतरण कहेंगे, स्थापित ना कह के स्थानांतरण कब हुआ? 1917 ईस्वी में। कहां? साबरमती में स्थानांतरित हो गया। साबरमती नामक स्थान पर, साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित हो गया। तब से इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया था। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे 1915 ईस्वी महात्मा गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से भारत और अपने रहने सहने के लिए एक आश्रम की स्थापना किया था। हालांकि उस समय इसका नाम साबरमती आश्रम नहीं था, लेकिन
किए थे 1915 ईस्वी में ही। स्थानांतरण हुआ साबरमती नदी के तट पर 1917 ईस्वी में और तब से इसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हालांकि इसका आंसर जो होगा इस आधार पर, साबरमती आश्रम के आधार पर, तो ध्यान देंगे इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी में ही निहित है 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो जो थे वो बद्रुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 ईस्वी में, कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन 1887 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयबजी किए थे, जो पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यह भी ध्यान रखेंगे। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो प्रथम अध्यक्ष इसके थे। और यह किस स्थान पर इसकी स्थापना होती है यह भी ध्यान रखेंगे, तो बंबई नामक स्थान पर इसकी स्थापना होती थी। और कितने प्रतिनिधि उस समय थे? तो 72 प्रतिनिधि जो थे उस समय INC में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? दीन-ए इलाही का मूल अर्थ था विश्व बंधुत्व, यानी पूरा विश्व जो है वह एक बंधुत्व है, एक भाई भाई है। यही दीन-ए इलाही नया धर्म चलाना चाहता था अकबर। हालांकि उलेमाओं ने बाद में इसका विरोध भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में जिन वंशों ने शासन किया ध्यान रखेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। गुलाम, खिलजी, गुल खिला तुम, सैयद, लोदी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। तो सबसे अंतिम वंश जो था वह लोदी वंश था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के धरती पर या भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। अब ध्यान रखेंगे, यह चंगेज खान जो है वो एक मंगोल आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी था यह चंगेज खान। और यह जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया था। कहां आक्रमण किया था? सिंध पर, सिंध पर आक्रमण किया था। किसको खदेड़ते हुए? जलालुद्दीन को खदेड़ते हुए यह सिंध पर आक्रमण किया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यह एक मंगोल आक्रमणकारी था इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से, ग्रीक और बौद्ध दोनों का संग्रह है इसमें, इसलिए इसे ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली होता है, जिसके संरक्षक जो थे वो शक और कुषाण थे। तो यह भी ध्यान रखेंगे, इस कला के संरक्षक जो थे वो थे शक और कुषाण, शक और कुषाण, शक और कुषाण शासक थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था वो है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार, चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखें पूरा नाम, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, जिन्होंने जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण की थी। भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण करके जैन धर्म को अपना लिया था। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। कहां? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहां स्थित है? ध्यान रखेंगे कर्नाटक में स्थित है। और
कर्नाटक में ही 298 BC में किस माध्यम से? तो उपवास के माध्यम से, उपवास के माध्यम अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सबसे प्रसिद्ध थी। महानगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार इसमें बसाए जाते थे, और यह भी ध्यान रखेंगे प्रमुख नगर के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को शामिल किया जाता है। अब ये तो आ गया नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, यानी शहरीकरण के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दुनिया की पहली सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो ध्यान रखेंगे वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो एक दुनिया की पहली ग्रामीण सभ्यता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? 2022 का क्वाड का शिखर सम्मेलन जो है वो टोक्यो में जापान में किया गया है। क्वाड के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, क्वाड के अंतर्गत शामिल किया गया है भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, यूएसए को और जापान। ये क्वाड सदस्य देश के अंतर्गत शामिल हुआ है और इसका सम्मेलन 2022 में टोक्यो जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब यह कब प्रभावी हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे। तो प्रभावी की बात किया जाए यानी लागू की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1989 ईस्वी में यह लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो ओजोन परत के क्षरण को कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उसके प्रयोग को कम से कम करना, उसके प्रयोग को पूरी तरीका से समाप्त कर देना, इसी से संबंधित था ओजोन परत क्षरण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यह मॉन्ट्रियल क्यों कहा गया प्रोटोकॉल? क्योंकि यह कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहीं पर इसका सम्मेलन हुआ था, जिस कारण से इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? तो समुद्री वातावरण में मुख्य जो प्राथमिक उत्पादक होता है वह समुद्री ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन में 2 अलग है। अच्छा, इसको सुधार करेंगे, केवल ये दोनों ऑप्शन को सुधार करने की आवश्यकता है। इन दोनों ऑप्शन को केवल सुधार करने की आवश्यकता है। सी में अगर जोड़ेंगे तो वो समुद्री अपतृण जो कि देता है समुद्री अपतृण, और डी में अगर शामिल करेंगे ऑप्शन को तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स इसको शामिल किया जाता है। तो सही आंसर जो होगा वो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वही प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है। तो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का कहां प्रारंभ किया गया है या कहां शुभारंभ किया गया है? ध्यान रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर में स्थित है। इसकी 5 प्रयोगशालाएं जो है वह भी स्थित है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता तथा हैदराबाद में स्थित है। यह भी ध्यान रखेंगे, इसकी 5 प्रयोगशाला, पांचों प्रयोगशाला कहां स्थित है? दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, इसके अलावा हैदराबाद।
ये 5 जगह जो है इसका प्रमुख प्रयोगशाला है नीरी का, लेकिन इसका संस्थान जो है वो नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? 1992 ईस्वी में रियो डे जेनेरियो में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में किया गया था पहला पृथ्वी सम्मेलन। अब किस लिए किया गया था? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और इसके सतत विकास पर पहला बार पृथ्वी इसके सतत विकास पर्यावरण एवं इसके सतत विकास पर किया गया था। ब्राजील में रियो डे जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल इसमें से कौन कौन है जिसको जोड़ लेते हैं? सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, अफ्रीका के घास उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस जो होता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोस कहां है? तो ब्राजील में। कंपोस ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, जबकि लानोस जो है वो वेनेजुएला के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है लानोस। जबकि ध्यान रखेंगे, सवाना भी याद रखेंगे, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, जबकि पंपास जो होता है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है और यह शीतोष्ण घास का मैदान है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना की बात करें तो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पटना में स्थित है। जबकि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और कोलकाता की अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? नेशनल वाटर 4 NW4 है जिसकी लंबाई सर्वाधिक है। अब ध्यान देंगे, सर्वाधिक लंबाई है, कितनी लंबाई है? तो 2890 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। और यह काकीनाडा से पुदुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, ये भी समझेंगे। कहां से कहां तक है? तो काकीनाडा, पुदुचेरी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह फैला हुआ है। कहां कहां? तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। जबकि NW फर्स्ट जो है वो 1620 किलोमीटर है। NW2 की बात करें तो 891 किलोमीटर है। और NW3 की बात करें तो 365 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो चार्जिंग का उद्घाटन जो किया गया है वो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उरी जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर में, दुल्हस्ती बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में है, लेकिन पार्वती जो है वो परियोजना, पार्वती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में ना होके यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना स्थित है। अब ध्यान देंगे, भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना की अगर बात किया जाए, फर्स्ट जल विद्युत परियोजना या संयंत्र कहेंगे, संयंत्र की स्थापना कहां किया गया था? तो 1897 ईस्वी में किया गया था पहली बार, दार्जिलिंग सिद्रापोंग में, दार्जिलिंग
सिंद्रा पोल में, जो पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में स्थापना इसकी की गई थी। इसके बाद सेकेंड वाला जो था वो भी ध्यान रखेंगे, तो 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह के स्थापना की गई थी। शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का पहला जल विद्युत गृह की स्थापना कहां किया गया था, तो जल विद्युत गृह यानी घर की स्थापना जो 1902 ईस्वी में किया गया था। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा जल विद्युत संयंत्र कहां खोला गया था, तो 1902 ईस्वी में सेकेंड था शिव समुद्रम में, लेकिन जल विद्युत गृह के रूप में तो शिव समुद्रम में पहला था जल विद्युत गृह 1902 ईस्वी में। क्लियर है। जबकि पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना अगर पूछेगा, परियोजना संयंत्र की स्थापना कहां किया गया, तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग सिंद्रा पोल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, जो पूरे भूभाग का, पृथ्वी के पूरे भूभाग का 42% भूभाग पर यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसका फैलाव की ध्यान देंगे तो गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा का दोआब जो है तथा समुद्री क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इस मिट्टी में पोषक तत्व पोटास तथा चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। क्लियर। इस जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसकी होती है, अधिकता किस किस तत्व की होती है, ध्यान रखेंगे। तो पोषक तत्व इसकी पोटास और चूना की प्रचुरता पाई जाती है, पोटास तथा चूना की अधिकता पाई जाती है। जबकि कमी की बात किया जाए कि कमी किस किस तत्व की पाई जाती है, यह भी ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्णशिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो सुवर्णशिरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसके अलावा कामेंग भी, मानस भी, सकोंग नदी भी इस ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी को देखा जाए तो इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डूंग हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है हिमालय, इसका उद्गम जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम की बात किया जाए तो कैलाश मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी के भी चेमायुंग डूंग हिमनद में इसका उद्गम स्थल होता है। बांग्लादेश में इस नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से। जमुना कहां, बांग्लादेश में। और भारतीय राज्य, जो पहला भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश में, यह दियांग और दिवांग के नाम से, केवल सुन लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डूंग हिमनद से प्रवाहित होती है। और भारतीय राज्य पहली बार हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग और दिबांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम में प्रवाहित होती है और असम के निचली घाटी में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, तथा यह ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही प्रवाहित हो जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी एवं सबसे चौड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित इसमें से नहीं है, तो ध्यान देंगे, सुमेलित नहीं है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बोम्बडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है। नाथुला दर्रा कहां स्थित है, सिक्किम में, तो ध्यान देंगे यह सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है, तो सबसे अधिक समुद्री तटरेखा जो है
वो गुजरात राज्य का है। अब ध्यान देंगे, समुद्र तट से भारत की कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट को टच करती है, जिसमें सबसे लंबा जो है वो गुजरात की समुद्री तट रेखा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? तो भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में 1934 ईस्वी में भाग लिया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछता है। तो 1930 ईस्वी हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो हुई थी 1930 ईस्वी में हुई थी, और इसका उद्घाटन कहां हुआ था यह भी ध्यान रखेंगे, हैमिल्टन। इसका उद्घाटन जो है वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। क्लियर। 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल बैक शब्द निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वो कुश्ती खेल से संबंधित है। फॉल बैक शब्द का संबंध, जिसे अंग्रेजी में रेसलिंग भी कहा जाता है, रेसलिंग के नाम से कुश्ती को जाना जाता है और इसी शब्द से संबंधित है फॉल बैक। इसके अलावा डॉग फॉल, पुल, चित भी इसी के शब्दावली के रूप में जाना जाता है। डॉग फॉल, पुल, इसके अलावा चित भी जाना जाता है कुश्ती के ही क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, इसके कारण से कागजी मुद्रा भी चीन के द्वारा ही जारी किया गया था। क्लियर। लेकिन पुस्तक मुद्रित करने वाला देश की अगर बात किया जाए तो जैसे कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक उसी प्रकार से पुस्तक भी जारी हुआ था चीन में। पुस्तक भी सबसे पहले जारी हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यह डॉक्टर सीथिया रोसेनजेग को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत के प्रथम महिला आईएएस की बात किया जाए तो अन्ना जॉर्ज प्रथम आईएएस, फर्स्ट आईएएस महिला जो थी वह अन्ना जॉर्ज थी। क्लियर। लीला सेठ की अगर बात किया जाए तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। लीला सेठ उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। जबकि फातिमा बीबी की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इसमें से कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय कई बार चर्चा कर चुके। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जबकि क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो दोनों ही रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक जैसा आचरण नहीं करता है। क्लियर। इसके अलावा ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक जैसा आचरण करने वाला आपका ऑप्शन में दिया हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण होता है? तो गैस में ठोस का उदाहरण जो होता है वो धुआं होता है, जबकि वायु जो होता है वो गैस में गैस का उदाहरण होता है।
गैस में गैस का वायु जो होता है वो उदाहरण होता है। गैस में द्रव्य की अगर यदि जो बात किया जाए, गैस में द्रव्य का उदाहरण कुहरा होता है, कुहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। यह नियम जो है क्या कहलाता है? इसे ही बॉयल का नियम कहा जाता है। बीटी कॉटन, जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो निश्चिंत होता है, टेम्परेचर जो होता है वो अस्थायी होता है। तो बॉयल के नियम में संबंध किसके किसके बीच होता है, ध्यान रखेंगे। तो जब टेम्परेचर स्थिर होता है तो आयतन और दाब के बीच व्युत्त कर्मानुपाती का संबंध होता है। इसे याद रखेंगे। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन एक प्रजाति होता है, तो आप याद रखने के लिए केवल बी से होता है बॉयल का नियम और टी से होता है टेम्परेचर। बॉयल के नियम में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो संबंध जो होता है दाब और आयतन के बीच, इसे बॉयल का नियम कहा जाता है। चार्ल्स के नियम में क्या कहता है? स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। इसे ही कहा जाता है चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम में ध्यान रखेंगे सीपी ठाकुर, सीपी ठाकुर, सी से चार्ल्स और पी से प्रेशर। प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है, तो संबंध किसके किसके बीच? आयतन एवं वॉल्यूम तथा संबंध किसके किसके बीच? वॉल्यूम तथा टेम्परेचर के बीच संबंध होता है चार्ल्स के नियम में। जबकि बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच संबंध होता है, उसे बॉयल का नियम कहा जाता है। एवोगाद्रो का नियम तीनों ही समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है जो ब्रह्मांड में पाया जाता है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, सब जगह ही मौजूद होता है, सभी में मौजूद होता है। क्लियर। जबकि वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा अगर पूछा जाए किस तत्व का होता है, तो सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल में पूछागा तो नाइट्रोजन होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा तो वहां हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। जबकि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि धरातल में हमारे पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। धरातल पर सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? वह पॉजिट्रॉन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में होता है। अब ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉम्पसन के द्वारा किया गया था। इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद की अनुभूति होती है? तो खट्टा स्वाद की अनुभूति जो होती है वो H3PO4, जिसे कहा जाता है फॉस्फोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे, इसका रासायनिक नाम H3PO4 होता है। फॉस्फोरिक एसिड उपस्थित होता है, जिसके कारण से यह खट्टा होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो खट्टे दूध में और दही में पाया जाता है, जिसके कारण से वह खट्टा होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। जबकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वह सोरा में और फिटकेरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहां खुदाई के दौरान 5000 पुरानी आभूषण वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो आभूषण वाली फैक्ट्री की खोज जो हुई है वो राखीगढ़ी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया। केवल केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। क्लियर। जबकि ध्यान दिया जाए, भाग 7 यहां पे दिया हुआ है, तो भाग 7 में किससे संबंधित है? अच्छा, इसमें एक और है, भाग 9। भाग 9 की बात किया जाए तो पंचायती राज्य व्यवस्था से है। पंचायती राज्य व्यवस्था से भाग 9 का संबंध है।
भाग 9 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, जबकि ध्यान दिया जाए भाग 10 में किसकी चर्चा किया गया है, तो भाग 9 में पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में पंचायत, जबकि भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। और ऑप्शन नंबर 1 में है भाग 7 में अच्छा इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की गई थी? तो विधान परिषद बनाई गई थी और समाप्त की गई थी 169, अनुच्छेद 169 में समाप्त की गई थी। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी 169 में विधान परिषद की समाप्ति और विधान परिषद को बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत यह भी प्रस्तावित किया गया है कि कुल सदस्य के 2/3 कोई भी राज्य में राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन करना है या उसका समापन करना है, तो ऐसे स्थिति में कुल सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि विधान परिषद या तो समाप्त किया जा सकता है या उसका बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है। थोड़ा सा पिछला वाला क्वेश्चन का भाग दिया हुआ था 7 में, इसमें पहली अनुसूची के भाग ख को इसमें जोड़ा गया था। पहली अनुसूची के भाग ख को पहली अनुसूची के भाग ख इसमें शामिल किया गया, ख के राज्य को इसमें शामिल किया गया है। जबकि ध्यान देंगे भाग 8 की अगर यदि जो बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। और भाग 10 की अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाई जा सकती है विधान परिषद और विधान परिषद को समाप्त की जा सकती है 169 के तहत। जबकि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो मुख्य कानूनी सलाहकार जो है भारत सरकार का, वो भारत का महान न्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और इस पद का सृजन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं इसकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है, किसमें निहित की गई है? अपशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है अपशिष्ट शक्तियों को, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। अपशिष्ट शक्ति जो होगा केंद्र सरकार के पास होगा, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग की समेकित निधि से सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया? तो 280 अनुच्छेद में किया गया है। अभी तक वित्त आयोग जो है वो 15 वित्त आयोग का निर्माण किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग बनाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? केसी नियोगी, के संथानाम, ए.के. चंदा, पी.वी. राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, सेलर चौहान सालवे, पंत ने खुश रहो का आशीर्वाद दिया, रंगराजन को, और विजय हो गए बाई रेड्डी। और एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित इसमें से नहीं है? तो मजदूरों का संरक्षण जो है वो गांधीवादी नीति के आधार पर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ से
कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 7 प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार का भाग था, उसे 300 के क्रम में शामिल कर दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार जो है वो 6 ही है। क्लियर? अब संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार में था, इसे 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा वहां से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300 के क्रम में जोड़ दिया गया। तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार, लेकिन मूल रूप से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है। क्लियर? इसके तहत संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन इत्यादि को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। यही कारण है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। यह था 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर कोई कमी रह जाती है तो हमें आप जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यह वीडियो ऐसा लगता है कि यूजफुल होता है तो इसे शेयर भी किया कीजिएगा, और ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ हो सके और हमें भी आपके द्वारा प्रोत्साहन मिल सके। और लाइक जरूर वीडियो के कीजिएगा अगर देखते हैं तो, अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।